हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर 5 हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिस किनारे हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपके व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। जैसे अगर आप देखते हैं, आप किसी नई लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से आप बिल्कुल अपरिचित हैं। वहाँ अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे अगर कोई नॉर्थ का इंसान साउथ में चला जाएगा तो उसे थोड़ा सा अलग फील होगा, एंड जैसे कोई साउथ का नॉर्थ आएगा तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा अलग सा फील होगा। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। इसको आप एक और उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं गांव से हैं और आप किसी शहर में स्कूल में जा रहे हो, तो शुरू दिन आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल बोल सकते हैं, या फिर जो वहाँ के बच्चों का रहने का तरीका है, या फिर खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उस तरीके से आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप थोड़ा सा अलग हो। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप भी उनमें एडजस्ट होने लगेंगे, लेकिन शुरू शुरू में आपको भी लगेगा कि थोड़ा सा अलग है। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप 2 ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। पहले, आदिवासी और हाशियाकरण। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। आपके लिए पहले 2 क्वेश्चन है। कम से कम 3 कारण बताइए जो कि विभिन्न समूह हैं वो हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टोरी है उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा था। अब हम बात करते हैं आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, और आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि जो बहुत पहले से किसी स्थान पर रह रहे हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं जैसे वो तब जीते थे। भारत में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की ही है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। कई बार आप देखते होंगे जैसे कि कई बार जैसे विकासात्मक कार्य होता है तो वहाँ पर सरकारी कार्य और आदिवासी धारणा में थोड़ा सा टकराव भी हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से भारत में जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा।
आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह हैं। आपको पता भी होगा जो PVTZ है आदिवासी, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों की बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं होती है। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। और प्रकृति की उपासना के कारण अगर आप ध्यान देंगे तो उनको जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। जंगल में कैसे सर्वाइव करना है ये उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। जैसे केरल में एक जनजाति है, तो वो क्या करती है, उसको मतलब ट्रेडिशन मेडिसिन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और साथ ही साथ मतलब जैसे जो स्नेक के विनोम्स हैं वो सारे हॉस्पिटल्स में भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको स्नेक्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। अभी मुझे ट्राइब का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों के आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। आपके शहर या गांव में कौन से समूह हाशिए पर हैं, इस बात को आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप अपने राज्य के किसी जनजातीय समुदाय का नाम बता सकते हैं? वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं? उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी की उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। आपने भी देखा होगा टीवी में हमेशा आपको जैसे चिड़ियों के परों से बना हुआ मुकुट दिखाई देगा, या फिर गले में कुछ मालाएं और कुछ ऐसा ड्रेस पत्ते वाला आपने देखा होगा। इसी प्रकार से हमको हर जगह दिखाया जाता है। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते और अपनी ही परंपराओं में ढलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है
और इसी चीज़ को क्या कहा गया था? पूर्वाग्रह। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग ही होते हैं। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी आदि के अयस्क और कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद जैसे मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों का लगातार पानी मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था और आज भी है कई आदिवासियों के पास। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था, जैसे केरला की एक ट्राइब है जिन्हें मतलब विनोम्स के बारे में बहुत अच्छा ट्रेडिशनल नॉलेज है और इसके अलावा उनको जंगलों की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। उस ट्राइब का नाम है इरुला ट्राइब। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है और क्यों? वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है? मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन, और इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह का असर पड़ता है। जैसा आपने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा, जैसे जब 1986 का जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, फिर जो 1972 का एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ जो आदिवासी ट्राइब्स थी तो उनको जंगलों से शहद पकड़ने तक की भी आज़ादी नहीं मिली थी। एक बार एक केस मैंने देखा था न्यूज़पेपर में कि एक मतलब कोई आदिवासी ने मछली पकड़ ली और उस पर केस कर दिया गया था और उसको भारी जुर्माना भी देना पड़ा था। तो कई प्रकार से जो सरकारी योजनाएं उनके कारण कई बार तो विकास होता है, लेकिन कई बार इनको कई प्रॉब्लमों का सामना भी करना पड़ता है। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक ही स्थान पर खेती करते थे। स्थानांतरित खेती का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे उनके खेत हैं, उन्होंने मतलब कुछ टाइम यहाँ पे खेती की, जब उनका सीज़न चेंज हुआ तो उन्होंने यहाँ पर जैसे मतलब दूसरी जगह गए, फिर वहाँ पे किसी जगह को देखा, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है या फिर खेती है तो फिर उसको जलाएंगे, फिर वहाँ पे दोबारा से खेती करेंगे। तो इस तरीके से मतलब स्थानांतरित खेती की जाती है और इसी को मतलब असम में झूम खेती भी कहते हैं। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस स्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है।
19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। ओडिशा के कालाहांडी जिले की यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी। ये डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ पर खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि क्या होता है कि चलो डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आदिवासी है उनको उनकी ही ज़मीन से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर विकासात्मक कार्य होता है। और कई बार तो मतलब ये उनकी मर्जी से होता है, लेकिन कई बार जबरन भी उनको छोड़कर जाना पड़ जाता है। इमारती लकड़ी और खेती और उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% सिर्फ आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों की जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। कई बार आप देखते होंगे यूएपीए एक्ट और कई प्रकार के एक्ट जैसे अपसपा हो गया, तो इनकी वजह से जो उनकी जो ज़मीनें हैं लगभग कहीं ना कहीं सशस्त्र बलों से बंधी हुई रहती है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क, 44,402.9 वर्ग किलोमीटर और 573 वन्य जीव अभ्यारण्य 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या फिर निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। यानी कि जंगल में तो रह रहे थे राजा की तरह, लेकिन जब उन्हें शहर में जाना पड़ा तो वहाँ पर वो एक नौकर की तरह जीवन यापन करते हैं, बस 2-3 हज़ार के सैलरी के लिए, ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी ले सकें। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कई बार अच्छी शिक्षा का अभाव हो जाता है या फिर अच्छे स्वास्थ्य का अभाव होता है, रोजगार का अभाव होता है, कई प्रकार की समस्या उन्हें फिर देखने को मिलती है। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण मतलब जब ठीक से उनको सारे पोषक तत्व ना मिले और उनका विकास ठीक तरीके से ना हो पाए। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। आपकी राय में क्यों महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है
तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो उनका घर, अगर नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई आपको आपके घर से बाहर निकालता है तो आपको कैसा लगेगा, इस पर विचार करें। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए। अब हम कैसे जिएंगे? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक कायम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। जैसे आप कई बार देखते होंगे, उनको स्थापित करने के लिए कई प्रकार के पैंतरे आजमाए जाते हैं। जैसे कि अगर वो बात से मान गई तो ठीक, नहीं तो कई बार उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। उन्हें मारा पीटा जाता है या फिर ज़बरदस्ती भगाया जाता है। कई बार उनके जंगलों में आग लगा दी जाती है ताकि उनको जंगल छोड़ने पड़ जाए, या फिर कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जाती है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। लेकिन यह अवधारणा संख्या के सवाल तक सीमित न होने के कारण इसमें सत्ता और संसाधनों के पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कायम भी होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि संविधान ने कई प्रकार से इनको एक धारा में लाने का प्रयास किया है, आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत। वैसे ही जो आदिवासी प्रजातियां हैं उनके लिए भी संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में प्रावधान किया गया है। जो अनुसूची 6 है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के क्षेत्र में जो जनजातीय प्रशासन है उसकी देखने की बात करती है। आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 29 एंड 30 में। लेकिन सिर्फ होने से क्या होगा? जब तक उन्हें कोई फॉलो नहीं करेगा, जब तक उन्हें कोई मानेगा नहीं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होता है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए दी गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह आर्टिकल 32 के तहत अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत क्यों है? मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की गणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14.2% है, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह, और उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण किनारे पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित आंकड़े हैं। ये आप आंकड़े देख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हमको पता है मुस्लिम है, फिर उसके बाद आते हैं ईसाई,
फिर उसके बाद आते हैं, नहीं, सबसे बड़ा मुस्लिम, फिर आते हैं सिख, फिर आते हैं ईसाई, फिर आते हैं बौद्ध, फिर आते हैं जैन, फिर आते हैं पारसी। पारसी लगभग 0.02%। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जिनकी अध्यक्षता में बनाई गई उस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। जो ये सच्चर रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पूछी जाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 56 और उसके अनुसार जो 7 से 16 साल के उम्र के मुस्लिम बच्चे हैं वो अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे उनमें क्या होता है कि गर्ल्स को बहुत जल्दी स्कूली शिक्षा से दूर कर दिया जाता था, पर अब थोड़ा बहुत स्थिति सुधर रही है। लेकिन पहले के हिसाब से जैसा आज का टाइम चल रहा है, जैसे कि बाकी की कम्युनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उनका रेशियो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं। 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले ये संख्या बहुत बड़ी है, ये सच्चर रिपोर्ट ने बताया था। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है? मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज है और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश भी करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसमें अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे आसफ अली। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सिर्फ आप देखते होंगे कि अधिकार बहुत सारे मिले हैं सभी को, ठीक है, और कानून भी बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उन अधिकार और कानूनों का जब उसे कोई लागू ही नहीं करना चाहता या फिर लागू ही नहीं करता है। तो चाहे ये मतलब सरकारी स्तर पर ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी को बराबर जिम्मेदारी निभानी होगी। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अंततः इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, जैसे दलित। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।
हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और विशेषता बनाए रखना चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह किया। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए होमवर्क। हास्यकरण शब्द से आप क्या समझे? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य बताएं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताएं। आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताएं। अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़ें। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क दें। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती कि इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगी? उनमें से 3 बातें बताएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। पहला है ऊंच नीच। व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। गेटोआइजेशन, ये शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है और अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है और उन्हीं को क्या कहा जाता है? हाशिया। हाशिए पर गए लोग। जैसे कि अभी आपने उदाहरण में देखा, आदिवासी यानी कई प्रकार के दलित या फिर जैसे कई अल्पसंख्यक समुदाय आदि। मुख्य धारा, कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदाय को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। विस्थापित, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। एंड कुपोषित, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।